सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप सभी का वेलकम है। और आज हमारी प्रपोजिशन की 8th नंबर क्लास है। प्रपोजिशन नंबर 8 करेंगे, जिसमें अभी हमने लास्ट 7 क्लास की जो हमने यहाँ तक कर लिया, उसमें डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ आप लोगों को प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कारण मैंने बताया, क्योंकि जो ये प्रपोजिशन है खुद ही सॉरी जो ये वर्ब्स है ये खुद ही प्रपोजिशन कंसिस्ट करती हैं। जैसे रीच का मतलब खुद ही अराइव एट होता है, ठीक है। रिजेंबल का मतलब मैच विद होता है। डिमांड का मतलब आस्क फॉर होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब लुक इनटू होता है। तो उनके अंदर खुद ही प्रपोजिशन आ रही है। तो आप इन इन वर्ड्स के साथ तो प्रपोजिशन लगा सकते हो, लुक के साथ इनटू, कम के साथ इनटू, बट ये इनटू उधर एंटर के साथ नहीं लगाओगे, टू इधर टोल्ड के साथ नहीं लगाओगे। तो इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी, इनके साथ आपकी प्रपोजिशन आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ों पे हमने बात की। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द रोबर्स। रोबर्स किसको बोलते हैं? चोर को, जो चोर होते हैं। रोबर्स अटैक्ड ऑन द टाइकून। चलिए, सभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। आशाराम इज एन अटैक ऑन आर कल्चर। चलिए, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कि क्या एरर है। व्हाट इज द एरर एयर? द रोबर्स अटैक्ड ऑन द टाइकून। आशराम इज एन अटैक ऑन आवर कल्चर। अब देखो, मैं वापस पीछे जाना चाहूंगी और आपको एक बात समझाना चाहूंगी। पहले मैं इन सेंटेंस को बताऊंगी सही कौन सा है गलत कौन सा है। देखो, द रोबर्स अटैक्ड ऑन द टाइकून। मैंने बोला कि अटैक्ड वर्ब के साथ आप preposition नहीं लगाओगे, यहाँ पे ऑन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द रोबर्स अटैक द टाइकून, बस इसी तरीके से सेंटेंस बनेगा। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है, द आशाराम इज एन अटैक ऑन आवर कल्चर, हमारे कल्चर पर आशाराम क्या है? एक अटैक है, एक अटैक था। तो यहाँ पे अटैक के साथ आपने ऑन लगाया और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब वापस पीछे आ जाओ, तो इसका मतलब रटना नहीं है कि बस अटैक के साथ कभी preposition नहीं आएगा। कब preposition नहीं आएगा? जब वो एक वर्ब की तरह से यूज होगा। देखो, अब वापस पीछे आ जाओ। जब मैंने आप लोगों को यहाँ स्टेटमेंट लिखवाया था, तो मैंने लिखवाया था कि डू नॉट यूज एनी preposition विद द फॉलोइंग वर्ब्स। ये देखिए, विद द फॉलोइंग वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ preposition का यूज ना करें, वर्ब्स के साथ, ठीक है ना। इन वर्ब्स के साथ preposition का यूज ना करें। तो विद द फॉलोइंग वर्ब्स, तो ये वर्ब्स वर्ड का आप ध्यान रखेंगे, है ना। वर्ब की तरह से जब ये वर्ड यूज हो रहे होंगे ना, क्योंकि नाउन भी बन सकते हैं। इनमें से बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो कभी कभी आपके नाउन बन जाएंगे। जैसे अभी आपने इस सेंटेंस में देखा, तो पहले वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में अटैक वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऑन होता, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता। अब ये फिलहाल अटैक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रपोजिशन मेंशन होती, कोई और वर्ड होता टैग की जगह और साथ में प्रपोजिशन भी होती, तो वो प्रपोजिशन, वो जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता प्रपोजिशन का। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे मैंने ऑन हटा दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई। लेकिन मैं अगर सेकंड सेंटेंस की बात करूं, तो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ये एन क्या होता है? आपका आर्टिकल होता है। और आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले लगता है, ठीक है। नाउन से पहले आर्टिकल को लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नाउन से पहले, अटैक से पहले एन लिखा हुआ है। इसका मतलब इस केस में जो अटैक है वो वर्ब ना होके वो क्या है? आपका नाउन है। यहाँ पे वर्ब थी और यहाँ पे नाउन है। और नाउन के साथ, नाउन के बाद तो आप preposition लगा सकते हो ना। मैंने तो वर्ब की बात की थी कि जब वो वर्ब की तरीके से यूज होगा तब आपको preposition नहीं लगानी है। लेकिन यहाँ तो ये नाउन है, तो यहाँ preposition लगा सकते हैं। तो आशाराम इज एन अटैक ऑन आवर कल्चर बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता देंगे समझ आया कि नहीं आया, सही या सोनो।
ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया, वी ऑर्डर्ड फॉर सम बुक्स, सॉरी, वी ऑर्डर्ड फॉर सम बुक्स। सेंटेंस बताएंगे सही है कि गलत है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, सही है या गलत है? और मैं इसी बात को थोड़ा सा घुमा दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, he placed an order for the books। देखो मैंने क्या किया, पहले सेंटेंस में ऑर्डर को वर्ब बनाया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो मैंने पहले सेंटेंस में क्या किया, ऑर्डर को अपनी वर्ब बनाया, वी ऑर्डर्ड फॉर सम बुक्स। तो जब ये ऑर्डर वर्ब है तो इसके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। अब इस केस में प्लेस्ड वर्ब है, ठीक है, इस केस में वर्ब क्या है, प्लेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर आप लोगों का क्या हो गया, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे क्या है, इस केस में आप लोगों का नाउन है, तो नाउन के लिए तो बात नहीं, नाउन की बात तो आप लगा सकते हैं। जब ये ऑर्डर वर्ब होगा उस केस में प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो वी ऑर्डर्ड सम बुक्स, हमने कुछ बुक्स ऑर्डर की, और यहाँ पे प्लेस्ड को वर्ब बनाया आपने, वी प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर द बुक्स, बुक्स के लिए, तो ये सही है। तो रटना नहीं है कि ऑर्डर के साथ, रीच के साथ, रिजेंबल के साथ, है ना, जितने भी वर्ब्स आपको लिखवाई हैं सबके साथ प्रपोजिशन नहीं आती, उनके साथ प्रपोजिशन तब नहीं आएगी जब वो वर्ब की तरीके से यूज किए जा रहे होंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट से कॉपी कीजिए। चलो थोड़ा सा और एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। मैंने बोला ही डिड नॉट ऑर्डर, ही डिड नॉट ऑर्डर फॉर अ बुक, ही डिड नॉट ऑर्डर फॉर अ बुक, मैंने ये बोला ही डिड नॉट ऑर्डर फॉर अ बुक। अब देखो यहाँ पे फिर से फोर लगाना गलत होगा, फिर से मैं यहाँ पे फोर नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि देखो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट क्या है, यहाँ पे डिड आप लोगों की क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब है, और ऑर्डर इस केस में आप देखेंगे फिर से आप लोगों की वर्ब है, ठीक है। जब ऑर्डर नाउन था तो मैंने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर से आप यहाँ पे देखेंगे फिर से आप लोगों की ऑर्डर क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर नॉट लगाया, फिर आपने मेन वर्ब लगाई, ही डिड नॉट ऑर्डर। तो जब ये ऑर्डर वर्ब है तो फिर फोर नहीं आएगा, तो यहाँ से भी आपको फोर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वर्ब की तरह से वो काम करेगा तो आप वहां पे नहीं लगा सकते। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए फिर देखिए, मैंने बोला और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। मैंने कहा कि रोहित, मंडे को आप लोगों का नेक्स्ट मतलब जो क्लास होगी उसमें आप लोगों का प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। रोहित एक्सप्लेन्ड अबाउट द मैटर, रोहित एक्सप्लेन्ड अबाउट द मैटर। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे सेंटेंस सही है या गलत है। द टीम comprised of 7 players the team is comprised of 7 players। देखिए
जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, द रोहित एक्सप्लेन्ड अबाउट द मैटर, आप लोगों को बताया कि एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सप्लेन का खुद का मतलब ही अपने आप में टेल अबाउट होता है, तो ये अबाउट यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। फिर देखिए, द टीम कंप्राइज्ड ऑफ 7 प्लेयर्स, तो मैंने बताया ना कंप्राइज वर्ड के साथ ऑफ वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा, तो ये सेंटेंस भी आप लोगों का गलत हो गया। और इसी, लेकिन मैं अगर लास्ट वाले सेंटेंस की बात करूं, टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 प्लेयर्स, तो यहाँ पे इज कंप्राइज मतलब पैसिव वॉइस बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बनी हुई है, पैसिव वॉइस बनी हुई है, द टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 प्लेयर्स, तो ये सेंटेंस आप लोगों का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस के केस में आप कंप्राइज के साथ ऑफ लगा सकते हो, और यही बात आप नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है। इसको नोट बना के लिख लीजिए। ऑलवेज यूज ऑफ विद कंप्राइज इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, नॉट इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आप लोगों को ऑफ का यूज नहीं करना है, पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है ना। ये चीज आप नोट डाल के लिख लेंगे कि आप लोगों को कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज पैसिव वॉइस में करना है, एक्टिव वॉइस में नहीं करना है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला वी शेल अवेट फॉर दैम। वन मस्ट ओबे टू वंस पेरेंट्स। ठीक है, देखिए, वी शेल अवेट फॉर दैम, मैंने बोला ना अवेट के साथ आप फोर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि अवेट का खुद का मतलब ही क्या है, वेट फॉर, तो यहाँ पे फोर का यूज आप नहीं करेंगे। फिर वन मस्ट ओबे टू वंस पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ओबे के बाद आप टू नहीं लगाएंगे, सारे वर्ड्स आपको लिस्ट में थे, ध्यान से देखिए। ये देखिए, वेयर इट इज, अवेट, ठीक है, ये रहा आपको का अवेट, ये रहा, ठीक है। और हमने ओबे भी देखा कि ओबे को भी हम, ओबे के बाद भी हम प्रेपोजिशन नहीं यूज करेंगे। तो अवेट का मतलब खुद ही क्या होता है, वेट फॉर, और ओबे के साथ भी आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, तो दोनों आप लोगों के गलत हो जाएंगे। फिर अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा लिखा आ जाता है, आई एडवाइज टू एवरीवन, तो ये भी गलत हो जाएगा, एडवाइस के बाद भी आप टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एडवाइस के बाद भी आप टू का यूज नहीं करेंगे, आई एडवाइज एवरीवन, सिंपल ऐसे बोलेंगे क्या कि आई एडवाइज्ड एवरीवन। फिर आपने देखा था कि एम्फसाइज वर्ड के साथ भी हमने प्रपोजिशन नहीं लगानी थी,
तो आपके पास अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, एवरी डे आई एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ आई एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ योगा। हर दिन मैं जोर डालता हूँ, बताता हूँ लोगों को, हर दिन मैं जोर डालता हूँ योगा की इम्पोर्टेंस पे, कि योगा की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्फेसाइज वर्ड के साथ आप ऑन का यूज नहीं करेंगे, स्पेशली जब ये वर्ब का काम कर रहे हैं। देखो ये वर्ब है, ठीक है, तो इसके साथ आप preposition नहीं लगाएंगे। आप सिंपल ऐसे बोलेंगे, आई एम्फेसाइज द नीड ऑफ योगा। ठीक है भाई, समझ आई बात। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ। सॉरी। तो मैंने ना ये जो आप लोगों का यहाँ से प्रपोजिशन 7 मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसी के आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, कल की क्लास जो हुई थी वो यहाँ तक हुई थी ना, मतलब लास्ट क्लास जो हुई थी प्रपोजिशन 7 वो यहाँ तक हुई थी। फिर इसके एग्जाम्पल मैंने इसी के आगे से स्टार्ट कर दिया। अब जो पीडीएफ आपको मिलेगी ना वो पूरी कंबाइन होके मिलेगी प्रपोजिशन 7 और 8 की। ठीक है, पूरे एक साथ दे दूंगी मैं 7 और 8, उस पर लिखवा दूंगी प्रपोजिशन 7 प्लस प्रपोजिशन 8। तो दोनों की पीडीएफ इसी में दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, और इसी में आप लोगों की पूरी 7 प्लस 8 की एक साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रपोजिशन 7 प्लस प्रपोजिशन 8 आप लोगों को एक साथ मिलेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 था ये राउंड 2 का, प्रपोजिशन का राउंड 2 हमने स्टार्ट किया है, जिसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए क्या कहता है। प्रपोजिशन का यूज जनरली हम कहाँ करते हैं, नाउन प्रोनाउन से पहले, है ना। प्रपोजिशन का यूज ध्यान रखिए एडवर्ब से पहले मत कीजिए। तो यही चीज हमें लिखनी है कि डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन, डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन। अगर वॉइस चली जाए तो वही बता देना एक बार, ठीक है। डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन बिफोर एडवर्ब, एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन का यूज ना करें। डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन बिफोर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा
इट मस्ट बी, इट मस्ट बी हैंडल्ड, इट मस्ट बी हैंडल्ड विद केयरफुली, इट मस्ट बी हैंडल्ड विद केयरफुली। तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। इट मस्ट बी हैंडल्ड विद केयरफुली। बताइए भाई जल्दी से क्या एरर है, साथ साथ कॉपी भी करते रहेंगे। वी शैल वॉच अ मूवी एट हिज होम ऑन टुनाइट। ठीक है भाई, वी शैल, वी शैल वॉच अ मूवी एट हिज होम टू ऑन टुनाइट। देखिए केयरफुली आप लोगों का क्या है, केयरफुली आप लोगों का एडवर्ब होता है, ठीक है। केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। आप एडवर्ब चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब इस चीज से आप बखूबी इस चीज को जानते हो। तो केयरफुली आप लोगों का क्या है, एडवर्ब हुआ। एडवर्ब से पहले आप लोगों को प्रपोजिशन नहीं लगानी है, आप सिंपल ऐसे बोलेंगे इट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, ठीक है। एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन नहीं आएगी। वी शैल वॉच अ मूवी एट हिज होम टुनाइट। टुनाइट क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ा दिया, एडवर्ब की पूरी टाइप्स भी पढ़ा दिए हैं। तो ये टुनाइट यहाँ पे क्या है, ये भी आप लोगों का एडवर्ब होता है जिससे पहले आप प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो आप ऐसे बोलिए एट इज होम टुनाइट, ऑन टुनाइट। एट इज होम ऑन टुनाइट कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बोलना गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। मैंने बोला कि दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन कम हेयर, यहाँ आते हैं, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए, ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे। ये बच्चे यहाँ आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए हर संडे। तो यहाँ पे भी देखिए, आप ध्यान रखिएगा एक चीज का कि ये एवरी भी आप लोगों का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जिससे पहले आप प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। आप सिंपल ऐसे बोलिए दीज चिल्ड्रन कम हेयर, आते हैं यहाँ पे, टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। एवरी संडे से पहले आप यहाँ पे ऑन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एवरी ना होता तो संडे मंडे इनसे पहले तो आप लगा सकते हो, ऑन संडे ऑन मंडे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एवरी अगर इनसे पहले लिखा है, ईच इनसे पहले लिखा है, नेक्स्ट इनसे पहले लिखा है, तो कुछ वर्ड्स हैं अगर आप लोगों के वो नेम ऑफ मंथ या नेम ऑफ जो आप लोगों के डे के नाम होते हैं, नेम ऑफ डे और नेम ऑफ मंथ से पहले अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाए, ईच, एवरी, नेक्स्ट, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये आप लोगों के नेम ऑफ द डे और नेम ऑफ मंथ से पहले अगर लिखे मिल जाते हैं आप लोगों को, तो फिर आप प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर ये एडवर्ब का काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ये चीज आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए, इस चीज को आप लिख लेंगे कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ठीक है। नोट डाल के लिख लेंगे। अभी वापस चले जाएंगे पीछे के पेज पे, अभी आपने नोट नहीं किया होगा, नोट डाल के लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, ठीक है। चलो पहले पीछे का कॉपी करो, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं लिखवा देती हूँ कि अगर नेम ऑफ द डे और नेम ऑफ मंथ से पहले कुछ वर्ड्स आपके लिखे मिले तो आप प्रपोजिशन मत लगाइए, वो मैं लिखवा देती हूँ, पहले आप कॉपी कर लीजिए। इसके नीचे एग्जाम्पल ऐड कर लीजिए, छोटा सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इस तरीके से बोलते हैं, देखिए वी विल गो टू होम, गो टू होम, वी विल गो टू होम, तो इस तरीके से बोलना गलत होगा। वी विल गो टू होम, होम क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन नहीं लगाई जाएगी। वी विल गो होम ऐसे बोलेंगे आप सिंपल। ये होम यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो आप प्रपोजिशन वहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसके लिए नोट डलवा देती हूँ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है बात? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फटाफट से मुझे एक थम्स अप सेंड करेंगे। अगर यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आया है तो मुझे फटाफट से पहले एक थम्स अप सेंड करेंगे, जल्दी से।
अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक मैसेज भेजेंगे। हो गया, चलिए इसके लिए नोट लिखिए फटाफट से। नोट लिखेंगे। Do not use any preposition. Do not use any preposition before the name of day or month if these words are if these words are written before them। ठीक है, देखिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन बिफोर द नेम ऑफ डे और मंथ, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं कि दिन दिन या महीने के नाम से पहले प्रपोजिशन का यूज ना करें। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन बिफोर दैम, अगर उनसे पहले ये वर्ड्स लिखे हों, अगर दिनों के और मंथ के नाम से पहले ये वर्ड्स लिखे हों तो फिर आप प्रपोजिशन ना लगाएं। कौन से वर्ड्स? अगर उससे पहले आपको लिखा मिल जाए, डे या मंथ के नाम से पहले आपको लिखा मिल जाए ईच, एवरी, नेक्स्ट, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह के वर्ड्स आपको लिखे मिल जाए तो आप इनसे पहले प्रपोजिशन ना लगाएं। जैसे अगर आपके पास खाली संडे आता है तो आप प्रपोजिशन लगा सकते हो, बट अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए दिस संडे
है ना। तो ऑन दिस संडे नहीं होगा, बस खाली दिस संडे बोलेंगे। ऑन संडे बोल सकते हो, ऑन दिस संडे नहीं होगा। खाली मंडे बोल सकते हो, ऑन मंडे बोल सकते हो, पर ऑन दैट मंडे नहीं होगा, खाली दैट मंडे बोलोगे। तो अगर नेम ऑफ डे या नेम ऑफ मंथ से पहले दिस दैट दीज दोज ईच एवरी ये लगा आपको मिल जाए, तो फिर आप प्रपोजिशन वहां पे मत लगाइएगा। ठीक है। ठीक है भाई। जल्दी से कॉपी कर लेंगे। यस, ये लास्ट वाले क्वेश्चन को लेके नोट है आपका। चलिए, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था ना। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 3, यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ऑलवेज यूज preposition, ऑलवेज यूज preposition to with them। इनके साथ आप preposition to का यूज कीजिए हमेशा। ठीक है, किसके साथ आइए देखते हैं कौन कौन से जो वर्ड्स हैं ऐसे जिनके साथ आप लोगों को preposition to लगाना है। लिसन के साथ आप टू लगाएंगे, टॉक के साथ आप टू लगाएंगे, सजेस्ट के साथ आप टू लगाएंगे। अगर आपको सजेस्टेड प्रपोज्ड ऐसे लिखा हुआ मिलता है, फिर प्रपोज के साथ आप टू लगाएंगे, एक्सप्लेन के साथ आप टू लगाएंगे, रिप्लाई के साथ आप टू लगाएंगे, कंप्लेन के साथ आप टू लगाएंगे, राइट के साथ आप टू लगाएंगे, प्रे के साथ आप टू लगाएंगे, अपील के साथ भी आप टू लगाएंगे। अगर आप लोगों को ये वर्ड्स कहीं दिखते हैं तो आप इनके साथ प्रपोजिशन टू का यूज़ कीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है, कि इनके साथ आप लोगों की कौन सी प्रपोजिशन आएगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से भी ऐड कर लीजिएगा, से। ठीक है, सेड मतलब सेड के साथ आप टू यूज़ करते हैं ना, पीछे बताया था अभी आपको। तो इनके साथ आप से भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, इनके साथ आपकी प्रपोजिशन टू लगेगी। तो ये फिक्स प्रपोजिशन से टॉपिक हो गया कि इनके साथ आपको प्रपोजिशन कौन सी लगानी है, टू ही लगानी है। लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए, ही सेड मी दैट ही वुड गो देयर। चलिए बताइए क्या गलती है।
फिर मैंने बोला यू नेवर यू नेवर write us. She complained to the potency. She suggested me to go to see a movie and then have dinner at a hotel by sea. चलिए भाई, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स सेंटेंस में क्या क्या गलतियां हैं। सभी स्टूडेंट आएंगे कि व्हाट आर द एरर्स इन द सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में तो एरर्स ही हैं, एरर नहीं एरर्स है। चलिए, फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है, ही सेड मी दैट ही वुड गो देयर, तो आपको बताया कि से के बाद टू लगेगा। अगर यहाँ पे टोल्ड होता तो आप कोई प्रेपोजिशन ना लगाते, क्यों बताया ना, टेल के साथ कुछ नहीं आता। सेड टू का मतलब ही टोल्ड होता है, टोल्ड का मतलब सेड टू, ठीक है। तो सेड के साथ तो टू आएगा बट टोल्ड के साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सेड टू, ठीक है। फिर दूसरे में देखो, यू नेवर राइट टू अस, शी कंप्लेन टू द पोटेंसी, सही सेंटेंस है। लास्ट वाला देखिए, शी सजेस्टेड मी टू गो टू सी अ मूवी। अब ये नहीं कि इसमें आप सोचोगे इतने सारे टू लग रहे हैं, यहाँ भी टू लग रहा है, यहाँ भी टू लग रहा है, तो एक टू नहीं आएगा और ज़्यादा टू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दो आए, तीन आए, चार आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेंस सही होना चाहिए। शी सजेस्टेड टू मी, ठीक है। यहाँ भी आप लोगों को टू ऐड करना पड़ेगा, सजेस्ट और प्रपोज के बाद भी हम टू का यूज़ करते हैं। तो शी सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, टू गो जाने के लिए, टू सी अ मूवी, सी जाने के लिए, मूवी देखने के लिए, ठीक है। एंड देन हैव डिनर, और उसके बाद डिनर करने के लिए, एट अ होटल, एक होटल पे, बाय सी। चलिए सभी स्टूडेंट आएंगे, दूसरी गलती क्या है। आप लोगों को मैंने जब प्रेपोजिशन का राउंड 1 कराया था, वहां पे बाय बाय प्रेपोजिशन का यूज बताया था, और मैंने बोला था कि बाय को नियर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। और जब बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा हो, जब उसका साधन आने जाने के लिए हो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहीं बाय लैंड, बाय एयर, है ना, बाय वाटर, बाय सी, तो इनके बीच में फिर आप लोगों का कोई भी आर्टिकल नहीं आता जब ये एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहे हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने बताया था कि ये एक प्लेस की तरह से यूज हो रहे हो, ठीक है, और बाय का मतलब आ रहा हो नियर की सेंस में, तो उसके बीच में आप आर्टिकल लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो वो ये कह रहा है कि उसने मुझे सजेस्ट किया मूवी देखने जाने के लिए, और उसके बाद फिर डिनर करेंगे एट अ होटल, एक होटल पे जो कि समुद्र के पास है, ठीक है। एक होटल में डिनर करेंगे जो कि क्या है, समुद्र के पास है। तो यहाँ पे बाय की सेंस क्या है, बाय की सेंस है यहाँ पे नियर, जो बाय का पहला यूज था कि बाय का मतलब नियर भी होता है। और सी यहाँ पे कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आने जाने की बात नहीं हो रही, यहाँ प्लेस की बात हो रही है। तो सी यहाँ पर क्या है, एक प्लेस है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, बाय द सी। अगर ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता, अगर हम यहाँ पे आने की या जाने की बात करते, कम की या गो की बात करते, तो उस केस में आपका आर्टिकल ना आ रहा होता। बट यहाँ पे कोई आने की या जाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, आप लोगों के प्लेस की, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो दूसरी गलती इसमें ये हो गई, ठीक है भाई। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट्स किए कुछ राउंड 2 के, इनको प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप लोगों की जैसे दो दो क्लासेस हो रही हैं, तो नेक्स्ट डे मतलब जब भी आपकी क्लास होगी तो उसमें आप लोगों का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।